है सरकार तब। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी नहीं है, पॉलिसी गवर्नेंस सब में इसकी चीजें उठा के डाली जाती है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आता है, उसके बाद मनी बैंकिंग आता है, इन्फ्लेशन आता है, इंटरनेशनल सेक्टर आता है। तो सब कुछ जब आप देखेंगे तो घूम फिर के आपको इंडियन सोशल कंडीशन, पावर्टी, इन्फ्ले जब आप पढ़िएगा, या सर्विसेज सेक्टर पढ़िएगा, या टर्शरी मैन्युफैक्चरिंग पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि पावर्टी वाली प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम क्यों है। तो ये कई सारे वाइज का आंसर देना हो अगर, तो वो यहीं से आता है। ठीक है। हेलो अरूबा, वेलकम टू द क्लास। तो ये तो हुआ हमारा ओवरऑल इंट्रो कि क्या जरूरी क्यों है ये। और जहां तक मेरी बात है, क्योंकि मैं तो कोर ऑप्शनल का टीचर है, हम तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे, इट इज एक्चुअली द बाइबल, गीता, कुरान ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तीन के जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों में आप इसमें जो चीजें सरकार डालती है अपने, चाहे विवेचना डाल रही हो, अपने फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स डाल रही हो, वो आप कहीं भी यूज करके अपने आंसर्स को कम से कम एक नंबर ज्यादा ला सकते हैं। जैसे 10 नंबर में मान लो कि अभी तुम लिख रहे होगे, तुम्हें 5 नंबर मिल रहा होगा, 6 नंबर मिल रहा, 5 नंबर, 4 नंबर, 4.5 मिल रहा होगा। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को या उसकी लाइंस को यूज करते हो, हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहे हैं, और सब चीज रटनी नहीं होती है, तो फिर तुमको बेहतर मेंस में नंबर मिलेंगे। प्लस प्रीलिम्स में, क्योंकि अब चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं, पैटर्न्स चेंज हुए हैं, थोड़ा डायनामिक हुआ है, और इकोनॉमिक्स का जो टिल्ट है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन माइक्रो से भी आते हैं। ठीक है, माइक्रो से भी क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें चल रही हैं, फैक्ट क्या है, और फैक्ट के पीछे की वजह क्या है। फैक्ट और फैक्ट के पीछे की वजह दोनों आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलती है। ठीक है। तो हमें लगता है कि क्योंकि कई लोग होंगे जिनका वो होने वाला होगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रीलिम्स आने वाला होगा, तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए जरूरी है। बट क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है, तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते ना, कोई मतलब वजह नहीं है उसकी कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा जाए। तो इसको दो तरह से तैयार करना है। इकोनॉमिक सर्वे तैयार कैसे करें? जैसे अभी हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स सर्वे की ही क्लास चल रही है, लगभग एक हफ्ते की क्लास चलेगी, जिसमें जो हमारे 4, 3 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर को कवर किया जाएगा। 2 दिन हुई है, 4 दिन और चलेगी, क्योंकि हम लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं पूरा, उसके साथ क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं, और साथ ही साथ जब हम लोग खत्म कर रहे होंगे इकोनॉमिक सर्वे, तो हम ये भी देखेंगे अपनी ओरिजिनल क्लासेस में कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे पेपर 2, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से, आपका इकोनॉमिक सर्वे से। तो क्लासेस में तो हमारी इकोनॉमिक सर्वे चल ही रही है, बट अभी जो लोगों को प्रीलिम्स देना है उनके लिए ये स्पेशल सेशन भी है। ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करें इकोनॉमिक सर्वे की? तो देखो, इकोनॉमिक्स में जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 3 तरह के क्वेश्चन। एक आता है कॉन्सेप्चुअल, फुल कॉन्सेप्ट। प्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिर मेंस की बात करेंगे। इसमें आपको मैक्रो के कॉन्सेप्ट और माइक्रो के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ठीक है। अभी यूपीएससी माइक्रो प्रीलिम्स में बहुत डिटेल में नहीं गया है, मोस्टली वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ये दोनों ही वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, चाहो तो देख सकते हो, लेकिन नहीं भी देखते हो एक बार एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ लेना। ठीक। तो माइक्रो से अभी यहीं घूम रही है, लेकिन कभी भी ये माइक्रो आगे बढ़ के मार्केट्स तक जा सकता है। अभी नहीं गया है, इस साल भी नहीं जाने की उम्मीद है। मैक्रो हम सबको पता ही है क्या क्या होता है कॉन्सेप्ट में, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, उसके बाद मनी बैंकिंग, ठीक, फिर पब्लिक फाइनेंस, और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां से आते हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, बट डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, कि या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है वाला। ठीक है। या आप डिडक्शन कर सकते हैं, अगर आप जैसे इन्फ्लेशन आप समझते हैं अगर, ठीक है, आपको ये मालूम है कि पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट, वो एक ही चीज पे बेस्ड है,
डिमांड सप्लाई। जो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वो जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 5 पॉलिसी वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑडिबल है मेरा? ऑडियो विजु ऑडिबल और विजिबल दोनों है ना? क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉम्प्ट आ गया था। ठीक है ना? तो अब ये देखो कि यहां से हमने सीखा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जनरली कैसा आता है? ओके शिवम, कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे? डायरेक्ट इन नेचर होंगे। ये पूछ देगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो मतलब आपको हो सकता है कि एक वर्ड में ना बताना हो, सेंटेंस वाइज बताना हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आता है। ठीक है, पूछ देगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि अभी एक फ्रीबी वाला क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, कि अगर किसी को फ्री में कुछ सामान मिलता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके ऊपर जाता है? तो ऑब्वियसली टैक्स पेयर सिटीजन के ऊपर। जो टैक्स पेयर सिटीजन है, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर दोज टैक्स पेयर सिटीजन, गवर्नमेंट इज यूजिंग दैट मनी फॉर द फ्रीबीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? कि हम अपने मिडिल क्लास के लिए, जो टैक्स पेइंग क्लास है, उसके लिए कुछ करते हैं, उसकी जगह हमने उसको फ्रीबीज के लिए यूज कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी आपसे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्चुअल। उसके बाद कॉन्सेप्ट से आता है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं? वही, यानी कॉन्सेप्ट से निकले हुए एप्लीकेशन। ठीक है, जो अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया। कोई अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया है और मेरा स्टूडेंट रहा है पहले जीएस पे, हम जो है तुम लोग को बहुत पहले से बोलते आए हैं ये बात, कि पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है, आपको थीम्स पता चलती। ठीक, और इसके बाद आता है फैक्चुअल। ठीक है, इस फैक्ट का कॉन्सेप्ट एनालिटिकल में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखते हैं हम लोग, इस फैक्ट का एनालिसिस कॉन्सेप्चुअल में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? पूछा यह जा सकता है, जैसे मान लो कि हम लोग एक चीज समझते हैं, डिमांड सप्लाई। पूरी इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई पे जो ये चीज समझ गया वो पार कर जाएगा। डिमांड सप्लाई क्या? इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, देर विल बी प्राइस राइज, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दिस विल कॉज प्राइस राइज। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यानी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, क्या होगा? प्राइस फॉल। पूरी इकोनॉमिक्स इसी पे बेस्ड है, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कोई भी हो। जो बच्चा इस बात को समझ लिया ये। और दूसरा होता है रियल नॉमिनल, वो बात की बात है, अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर अब इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है, इन्फ्लेशन समझते हो ना, महंगाई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यही होता है इन्फ्लेशन घूम फिर के। जब ग्रोथ हो रही होती है तब इन्फ्लेशन हो रहा होता है। ठीक है, यही सब चीजें तो होती है। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पे ही आ जाएं, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता है, और अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आपको एटलीस्ट कोई एक समराइज्ड वर्जन उसका पढ़ लेना चाहिए, एक अच्छा समराइज्ड वर्जन। क्योंकि जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर है, वो उठा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देते हैं। वो बोला ना, फैक्ट का एनालिसिस करने को पूछ देते हैं। जैसे ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का समरी। किसका है ये? स्टडी आईक्यू का है। ठीक, स्टडी आईक्यू का समरी है ये। ठीक, अब इसमें जो इससे पहला चैप्टर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चैप्टर, क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी वाली बात अगर करें, एग्रीकल्चर वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और आपका सर्विसेज वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और कुछ नंबर्स आते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में, इसलिए ये चैप्टर भी प्री और मेंस के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शनल होता तो बाकी सब चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मनी सप्लाई वाला पार्ट। बट ऐसे इतना क्वेश्चन इन डेप्थ नहीं पूछेगा, एटलीस्ट प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला इकोनॉमिक सर्वे, इसमें एक बात कही जाती है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, अब जैसे यहाँ पे पेन कैसे चलेगी, ये है इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने की उम्मीद है FY 2025 में। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। पहला आपसे पूछ ले कि होता क्या है ये रियल जीडीपी, क्या है रियल जीडीपी, रियल नॉमिनल में अंतर क्या है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन रियल जीडीपी का पूछ सकता है, स्टेटमेंट आपको बोल देगा कि अगर आपको सही डेफिनेशन नहीं पता आप गलत कर देंगे।
ठीक। अब इंडिया की जीडीपी 6.4% है, तो ये जीडीपी कम क्यों है? इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। ट्रेंड इन स्लो डाउन वॉज वेयर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन था, स्पेशली इन यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ एशिया, ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। पहला, तो तीन आपको इसमें दिखाई देगा। एक प्रॉब्लम थी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन पोस्ट कोविड। दूसरी प्रॉब्लम, वीक एक्सटर्नल डिमांड, वीक एक्सटर्नल डिमांड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और तीसरी प्रॉब्लम थी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको ये पता चला ना, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा ये पूछ सकता है कि क्यों कम थी। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है, तो अगर आप मेंस भी जा रहे हैं लिखने, तो बेहतर आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पहली बात तो नंबर पता है, दूसरी बात उसकी वजह पता है, और इस वजह को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 3 पॉइंटर आपके बन जाएंगे, 20-20 मतलब वर्ड्स के। ठीक। लेकिन साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर बेहतर परफॉर्म किया है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन सा बाउंसर और या फिर यॉर्कर दे सकता है यहाँ पे, अगर कोई क्रिकेट फॉलो करता है तो। ठीक है, और फुटबॉल फॉलो करते हो तो पेनाल्टी किक मिल जाएगी यूपीएससी को, गोल्डन गोल हो जाएगा। ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि द जीडीपी ग्रोथ अराउंड द वर्ल्ड वॉज सब्ड्यूड, और पहला स्टेटमेंट ये दे देगा, पहला स्टेटमेंट ये दे देगा दैट देयर वाज अ स्लो डाउन इन सर्विसेज सेक्टर। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म बेटर। ठीक है, और फिर पूछ देगा ओनली वन, कौन कितने इसमें स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, टू, बोथ, नाइदर। नाइदर इज राइट, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है और मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन देखा गया है। इवन जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे ज्यादा स्लो डाउन देखा गया है, ना कि सर्विसेज सेक्टर वाली कंट्रीज। इवन यूरोप में, जैसे यूके की तरफ जाओगे सर्विसेज बेस्ड है, वहां पे ग्रोथ है। जर्मनी जाओगे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, वहां पे डी ग्रोथ है। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक बॉक्स से यूपीएससी बना सकता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता, अगर खाली आपको ये तीन चीज याद होती, ये तीन चीज कि ये वजह क्या थी मैन्युफैक्चरिंग कम होने की। पहला, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कि लोगों के पास इनपुट मटेरियल पहुंच ही नहीं पा रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब। ठीक है, इनपुट मटेरियल पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम। दूसरा, वॉर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सर्विसेज पे कम इफेक्ट पड़ेगा। अब आईटी सेक्टर है इंडिया में बना के, हमें ऐसा थोड़ी है कि शिप में रख के उसको बाहर भेजना है। वी विल हैव टू जस्ट मेल इट, या एक सेंट्रल सर्वर होगा जिसके ऊपर से कोई काम कर रहा होगा इंडिया का। अगर बैक एंड डेवलपर कुछ बना के यूएस में भेजता है, तो उसके लिए शिपिंग की जरूरत नहीं ना है सर्विसेज में। इवन टूरिज्म के लिए शिपिंग की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटैलिटी के लिए जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग फाइनेंस के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्स और मर्चेंडाइज के लिए आपको शिपिंग की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, बनाने के लिए मशीन्स की जरूरत है, सब चीज की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है ना। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, ऑयल का प्रॉब्लम। सोचो क्या हो रहा है, लड़ाई कहाँ हो रही है, रशिया में। प्रॉब्लम कहाँ है, यूरोप में। क्यों? सप्लाई चेन प्रॉब्लम। नेचुरल गैस नहीं आ रही है, ऑयल नहीं आ रहा है, बिजली महंगी हो गई है। अब महंगी बिजली पे कोई फैक्ट्री चलाएगा तो कमाएगा क्या? तो बिजली का बिल ही भरता रह जाएगा। तो सप्लाई चेन प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, आउटपुट कम हुआ। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट कैसे करना है? रटने की जरूरत नहीं होती, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आपकी एनालिसिस सॉलिड है अगर, ठीक है, तो आपको रटना नहीं पड़ता, है ना। उसी तरह वीक एक्सटर्नल डिमांड। अब सोचिए, देखो कि महंगाई आई हुई है यूरोप में, 9% की महंगाई थी, नेचुरल गैस आप रशिया से ले नहीं सकते, अमेरिका वाले महंगे दाम पे नेचुरल गैस बेच रहे हैं। तो लोग पहले खाना पीना खाएंगे कि अब मतलब अपनी नेसेसिटी देखेंगे कि लग्जरी देखेंगे? नेसेसिटी देखेंगे। तो पहले अपना खाना, रहना, बिजली बिल, पानी बिल, घर, हाउस रेंट, हाउस लोन्स, ईएमआई ये देखेंगे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा डिमांड करेगा। तो जब सारा पैसा आपको अपने रहन सहन में खर्च हो जाएगा, तो आपके पास और डिमांड करने की क्षमता बचेगी? नहीं बचेगी। नहीं बचेगी तो वीक एक्सटर्नल डिमांड। और तीसरा पॉइंट वही है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्यों? एक तो रशिया यूक्रेन, जिसकी वजह से यूरोप इफेक्टेड है, रशिया यूक्रेन की वजह से यूरोप इफेक्टेड है। और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, जिसकी वजह से इंडियन ओशन इफेक्टेड है। अब रेड सी है जहां सुएज कैनाल है, वहां पे या तो हाउथी रेबल्स अटैक कर रहे होते हैं, या फिर पायरेट्स अटैक कर रहे होते हैं, या वहां पे इसराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है, तो एक कॉरिडोर खोलना पड़ता है इजिप्ट में, फिर वहां पे डिस्टर्बेंस होने लगता है। फिर आ जाओ इधर, तो सऊदी अरेबिया ईरान लड़ाई कर रहे हैं, यमन में लड़ाई चल रही है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में लड़ाई चल रही है।
तो देर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मिडिल ईस्ट दैट हैम्पर्स द ग्लोबल ट्रेड। तो डिमांड वैसे भी नहीं है, शिपिंग कॉस्ट हाई है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की प्रॉब्लम है, और उसके बाद वीक एक्सटर्नल डिमांड के साथ साथ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो क्या हैम्पर हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हैम्पर हो रहा है, सर्विसेज आर स्टिल डूइंग बेटर। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, इकोनॉमिक्स से चमकता ही है तुमको, तो तुम ज्यादा बेहतर कर पाओगे अपने बाकी दोस्तों से। ठीक है, ज्यादा बेहतर कर पाओगे। समझ में आ रही है बात कि ज्यादा बोल रहे हैं? ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, आई थिंक जीएस वालों के पास तो ये पीडीएफ होगी। ठीक है। अब ये देखो, ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% से ग्रो की है, और 3.2% का ही अनुमान है, यानी देर इज अ फ्लैट रेट ग्रोथ। ऐसी ऐसी सी ग्रोथ रहेगी। अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो ऐसी सी ग्रोथ रहेगी। अगर ये 3 है, ये 0 है, ये 5 है, तो 3.3, और फिर 3.2 और 3.2, यानी देर इज नो चेंज इन ग्रोथ रेट। और सबसे ज्यादा ग्रोथ लेके कौन घूम रहा है? अमेरिका, क्योंकि उसके पास सर्विसेज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन उसके पास डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी, इतना बड़ा कंज्यूमरिज्म वाला देश है वो, कि उसका डोमेस्टिक डिमांड इतना ज्यादा है कि उसको दूसरे देश देखने की जरूरत नहीं है। उसके पास पेट्रोलियम का रिजर्व है, ऑयल का रिजर्व है, नेचुरल गैस का रिजर्व है, शेल गैस है। तो उसको बाहर तो देखना ही नहीं है, उसको थोड़ा चाहिए गल्फ कंट्री से ऑयल। हम लोग 80% गल्फ कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, यूएस तो कर नहीं रहा। दैट्स वाई यूएस में क्या है ज्यादा, उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, बाकी यूरोप का कम है, क्योंकि यूरोप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले रशिया पे था, अब यूएस पे। ठीक। वही प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी होती है। रुको, अभी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी दिखाते हैं। ये देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ये सब याद हो या ना हो कि 3%, 3.5% पे ग्रो होगा, लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए। और कई बार लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते होंगे कि ट्रेंड समझ आना है, ट्रेंड समझ आना है। कौन सा ट्रेंड? कैसे समझोगे ट्रेंड? वो ऐसे समझोगे जब तुम्हें बेसिक चीजें क्लियर होंगी इकोनॉमिक्स की। बेसिक चीजें, कि एडवांस इकोनॉमीज जो है उनका ग्रोथ रेट मैक्सिमम 1.9%, इसमें भी सबसे ज्यादा यूएस 2.8। ठीक। एमर्जिंग इकोनॉमीज जो है, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है, जो डेवलप कर रही होती है, वहां पे जनरली ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका बेस कम होता है। अब सोच के देखो, यूएस के पास लेट से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर वो 3% से भी ग्रो कर रहा है, 3%, 3% से भी ग्रो कर रहा है, तो भी लगभग 3,9, हाँ, तो ये भी $900 बिलियन के आसपास ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, $9 बिलियन के आसपास ग्रो कर रहा होगा, है ना? सॉरी, 900। ओके। लेकिन वही भारत जैसा देश, जिसकी इकोनॉमी ही लेट से 3.1, लास्ट ईयर तो 3.1 ही थी ना, ट्रिलियन डॉलर थी, वो आज जब 4.2 ट्रिलियन डॉलर होती है, 3.3, तो हमारा ग्रोथ रेट कितना था? 6.5। अगर हम 6.5% से ग्रो करेंगे तो कितना हुआ? 6 3 18। वही वन वन, एटलीस्ट 10% पे होता। 6 3 18, लगभग समझ लो 200 बिलियन। यानी 6.5% से ग्रो करके भी हम यूएस के 3% के ग्रोथ के आधे भी नहीं है। 1/5 ग्रोथ है हमारी। एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर देखोगे तो ग्रोथ हमारी कम है, परसेंटेज वैल्यू में देखोगे तो ज्यादा है। तो जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ क्या होता है, उनका बेस छोटा होता है। हम कर कहां से रहे हैं? 3 ट्रिलियन से आगे बढ़ रहे हैं। यूएस 30 ट्रिलियन से आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा बेस है, हमारा बेस कम है। तो जब बेस छोटा होता है तो परसेंटेजेस बड़े दिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू भले कम होगी, बट परसेंटेजेस ज्यादा रहते हैं। तो दैट इज वाई द ग्रोथ रेट, यानी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ विल बी हायर देन द एडवांस्ड इकोनॉमीज। बेसिक चीज है ये। देखो बहुत, ठीक है। दोनों को अगर वेटेड एवरेज कर लें तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी अराउंड 3.3%। ये इकोनॉमिक सर्वे याद रहे, ट्रंप के आने से पहले का है। ठीक है। तो ये जो ग्लोबल ग्रोथ एस्टिमेशन है, हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, बट अभी फिलहाल 3.3% रखा है बाय द आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? तो आईएमएफ करता है, 2 बार करता है, याद रखना ये बात। तो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आपके बेसिक्स अगर सही हैं तो आप इकोनॉमी कर ले जाएंगे। कोई और ऐसा आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें नंबर लाना ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो। ठीक, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमसे पढ़े होंगे थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा उनका कॉन्सेप्ट। ठीक, इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग जितना इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं कर लेते हैं। अब देखो ये आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, मूविंग इनटू एक्सपेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मिड 2023 एंड रिमेन्ड सो थ्रू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। बाय जुलाई 2024 वीकर कंडीशन पुश्ड पीएमआई बैक इनटू कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें क्या पता चला? पीएमआई एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो पीएमआई जो होता है, परचेजर मैनेजर इंडेक्स, यहां लिख लेते हैं। ठीक, परचेजर मैनेजर इंडेक्स, इसका जो स्केल होता है इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है 50। यानी अगर 50 के ऊपर है आपका इंडेक्स में नंबर, तो इसका मतलब होता है एक्सपेंशन, और 50 के नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि प्री में इससे ज्यादा टफ सवाल, मतलब ये इजी नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हम ये पढ़ के ये गए कि मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यूपीएससी में ये पूछ सकता है कि द पीएमआई The PMI for the manufacturing was above throughout the financial year 2024. Was it, will it be right? No. अगर above 50 होगा तो मतलब है कि एक्सपेंशन है, और बिलो 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन है। अबव 50 अगर बोल रहा है तो मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भले कॉन्ट्रैक्शन में था, यानी बिलो 50 था, बट सर्विसेज जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही थी, यानी सर्विसेज वर परफॉर्मिंग बेटर, एक्सपेंशन था। एक वजह यह भी है क्योंकि इंडिया एक सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी है, और सर्विसेज दुनिया भर में बेहतर की, इसलिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कम रहा। प्लस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए कम रहे, क्योंकि हम लोग सऊदी को छोड़ के रशिया से 40-40 डॉलर में पेट्रोल खरीद रहे थे। ठीक है, उसका असर हम लोग को इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आम जनमानस पब्लिक के ऊपर इसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि भाई पेट्रोल के दाम कभी कम हुए ही नहीं, सिलेंडर के दाम कम हुए ही नहीं। आज जब सऊदी अरेबिया की वजह से ओपेक प्लस कंट्रीज भी 40 डॉलर का पेट्रोल बेच रही है, तब भी का दाम कम नहीं हो रहे हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है। तो हमें नहीं दिखता, बट कायदे से अगर पेट्रोल के प्राइसेस ओपन मार्केट में, जैसे हम लोग को बोला जाता है कि दे आर मार्केट डिपेंडेंट, अगर ऐसा होता तो पेट्रोल का प्राइस कम होता। ठीक है, अब मार्केट डिपेंडेंट करके उस पर टैक्स बढ़ जाता है तो हम लोग को पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक रूप में देखा जाए, देश की बात की जाए, तो भारत का जो क्रूड ऑयल बिल है वो बहुत कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 80%, 81% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर 80% डिपेंडेंस है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू जो है, पर बैरल वैल्यू कम हुई है, लास्ट ईयर से लगभग आधी हुई है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम हुआ है बाई 30-40%। ठीक है, सोच के देखो इस बात को, हम लोग को फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत सरकार को इंपोर्ट पे भी बहुत फायदा मिल रहा है। मतलब भारत सरकार को नहीं, भारत की तेल कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज मोस्टली। ठीक है ना? ओके, तो हमारा पीएमआई एक्सपेंशन मतलब अबव 50, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बिलो 50, सर्विसेज में एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समय कम है हम लोगों के पास ना, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, बट स्टिल हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपको कैसे यूज करना है अपने इकोनॉमिक सर्वे को। अब इकोनॉमिक सर्वे एक रिवीजन डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके लिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत लिंक करने की कोशिश करेंगे। लिंक क्या करोगे कि हाँ ये चीज हम इन्फ्लेशन में पढ़े थे, इसका आउटकम ये है, इम्प्लीकेशन ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पे पूछता है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, जो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप जीएस कायदे से पढ़े हैं या ऑप्शनल कायदे से पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो आप आराम से ये देख सकते हैं
उस एप्लीकेशन, उस थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करके। तो एक अच्छा रिवीजन डॉक्यूमेंट बन सकता है आपके इकोनॉमिक्स के लिए, कि आपको चार जगह से डेटा फैक्ट्स फिगर नहीं उठाने पड़ेंगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो सीधे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक। इसी तरह अब आता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। देखो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ईज बट रिस्क ऑफ सिंक्रोनाइज प्राइस प्रेशर्स परसिस्ट। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, प्रेशर जो है वो ईज किया, इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन की संभावनाएं थोड़ी कम हुई हैं। ठीक है, और ये हुई क्यों है कम? ये इसलिए, इंडिया में इन्फ्लेशन फिर भी था लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो तो, पेपर वेपर तो पढ़ा ही होगा। तो वो क्यों था? दैट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन। इंडिया अपना सीपीआई कैसे चेंज किया जाता है, ऐसे। इंडिया अपना जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन पे लिंक इंडेक्सिंग करती है। ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में कोर इन्फ्लेशन प्लस, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में कमोडिटी बास्केट है, एक वर्चुअल कमोडिटी बास्केट ले लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं और देखते हैं कि एवरेज प्राइसेस क्या है। वो एवरेज प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन, प्राइस राइज बोला जाता है, कम होते हैं तो डिसइन्फ्लेशन। तो इसमें कोर तो है ही, प्लस फूड, फ्यूल और लाइट भी है। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस वजह से होती है? बिकॉज द वेटेज ऑफ फूड इन दिस कैलकुलेशन ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट। तो फूड का प्राइसेस इंडिया में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया है। इवन आफ्टर बम्पर खारिफ एंड राबी क्रॉप लास्ट ईयर, द फूड प्राइसेस वर नॉट नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज ऑफ रीजनल फैक्टर्स। इसमें लिखा रहेगा, आगे देखना तुम, रीजनल फैक्टर्स, कि कभी कहीं मानसून ज्यादा आ गया, इरेटिक मानसून जिसको बोला जाता है ना, कहीं बारिश ज्यादा हो गई, कहीं ड्रॉट आ गया। तो जो लोकलाइज्ड वेजिटेबल या फूड प्राइसेस थे, वेजिटेबल प्लस फ्रूट, मोस्टली इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ज्यादा था। और फूड इन्फ्लेशन बैकबोन है। सोच के देखो कि अगर फूड में इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो जो जनरली, ये देश जहां पे पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए से भी कम है, सैड बट ट्रू, मंथली की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लोग पहले अपना पेट भरेंगे ना, अपने घर का रेंट देंगे, पेट भरेंगे, तो उनका ज्यादातर खर्चा कहाँ जा रहा है? खाने पीने में। तो अब ये खर्चा अगर खाने पीने में जाएगा, तो यानी कि पैसे कम बचेंगे फॉर एनी अदर एक्स्ट्रा डिमांड। तो इंडिया में एक और प्रॉब्लम देखी गई है कि डिमांड ऑफ अदर कंज्यूमेबल्स हैव फॉलन। व्हाई? बिकॉज द इनकम्स, द डिस्पोजेबल इनकम पोस्ट द एसेंशियल्स, पोस्ट एसेंशियल्स मतलब फूड, रेंट, एजुकेशन के अलावा जो पैसे बचते हैं, वो लोगों के पास बहुत कम हो गए हैं। जब पैसे कम बचेंगे जेब में, तो अदर डिमांड कम हो जाएगी, लग्जरी डिमांड्स कम हो जाएंगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? गलत बोल रहे हैं। एंड दिस इज हाउ यू लिंक द कॉन्सेप्ट। ठीक है, महंगाई हुई, महंगा चीज खरीद रहे हैं लोग, लोगों के पास जेब में पैसा कम हुआ, ओवरऑल डिमांड कम हुई। ओवरऑल डिमांड कम हुई, अब सोच के देखो इंडिया में कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड का जीडीपी में रोल 62% का है। कंज्यूमर डिमांड, अगर कंज्यूमर डिमांड कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। और वैसे भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो ही गया, ये तो बार बार देखा गया। तो अगर इंडिया, जहां पे 62% ऑफ द वेटेज इन ओवरऑल जीडीपी इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर डिमांड, अरे भाई, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स होता है ना, यही तो होता है जीडीपी का फॉर्मूला, है ना? तो इसमें जो कंजम्पशन वाला पार्ट है, प्राइवेट कंजम्पशन वाला, उसका वेटेज 62% है। अगर कंजम्पशन डिमांड कम होगी, ठीक है, तो ओवरऑल जीडीपी भी कम होगी। दिस इज हाउ यू लिंक द कॉन्सेप्ट। तो अगर आप सही से पढ़े हैं इकोनॉमी, तो आप बड़े आराम से लिंक कर जाएंगे। यू विल लिंक द कॉन्सेप्ट वेरी इजली, बड़ा आसान होगा आपके लिए लिंक करना। ठीक है, हो सकता है कि आप जीएस में उतना बेहतर लिंक ना कर पा रहे हो, इसलिए लिंक ना कर पा रहे हो कि इन डेप्थ पढ़ाई नहीं कर पाए हो, या थोड़ा क्लैरिटी की प्रॉब्लम आई हो। इसीलिए कई बार मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए कि ये सब जो चीजें हम लोग को पढ़ना होता है, लिंकेजेस देखने होते हैं, ये सब लिंकेजेस और ज्यादा क्लियर होते हैं जब, जैसे जो बच्चे अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे, अगर कोई होगा, ईशा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट, तो उनके लिए ये समझना, ये लिंकेजेस बनाना और ज्यादा आसान होता है। इसीलिए दैट्स वाई
बिकॉज अब मेरा तो सब्जेक्ट ही है वो, तो हम तो थोड़े बायस रहेंगे ही। एंड दैट्स व्हाई आई से दैट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, कि ना सिर्फ आपका इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेहतर करता है, क्योंकि जनरली लोग यही डराते हैं ना कि इकोनॉमिक्स बड़ी टफ है, तो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करता है। आपको पेपर 1 से पेपर जीएस पेपर 2 3 है, मेंस में ऐसे है उसमें बेहतर करता है, प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करता है इकोनॉमिक सर्वे एटसेट्रा समझने में। प्लस एक एडवाइस दे देते हैं जाते जाते आप लोगों को, क्योंकि सबको बोलते ही हैं हम ऑप्शनल में, कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए बहुत सारी अदर फील्ड्स ओपन करता है। तो अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं चीजों को, देखो एक बात याद रखना, अपना जो भी पहला अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, वो तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बेस्ट मतलब कि तुम्हें कभी ये ना लगे कि हमसे कमी रह गई, हम कुछ बेहतर कर लेते तो ज्यादा नंबर आ जाता। तो जो भी पहला अटेम्प्ट देना वो तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट देना, कि तुम्हें ये ना लगे कि मेरी कमी की वजह से रुके, ताकि तुम जब दूसरा अटेम्प्ट दो तो तुम और बेहतर हो, फिनिश तुम्हारी ज्यादा रहे। और जब तुम 2 अटेम्प्ट दे लो और घर परिवार ठीक ठाक है तुम्हारा, तो 3 अटेम्प्ट दे लो। उसके बाद ये जो मोह में फंस जाते हैं बच्चे, उससे थोड़ा निकलने की कोशिश करना। हम उम्मीद करते हैं हम तो उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, क्योंकि ठीक ठाक नंबर मिल जाता है ऑप्शनल में यहाँ पे। प्लस जीएस पेपर 3 यहाँ पे बच्चों को कम नंबर मिलते हैं, ऑप्शनल वालों को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इन जनरल बात बता रहे हैं, मेरी उम्मीद तो ये रहती। बट अगर ऐसा होता है, तो अब पहली बात तो अपने से ईमानदार हो कि अपनी तैयारी फुल होनी चाहिए। ठीक। बट सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा कमी रह गई है, तो 2 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट के बाद उस रेस से बाहर निकलो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, मास्टर्स की डिग्री लो, कोई और एग्जाम दो। लेकिन हाँ, यूपीएससी से निकल के आपका सेकंड प्लान बी कभी भी एक और गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए। ऑल्दो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें खुलती हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, जैसे आरबीआई, आरबीआई ग्रेड बी, जैसे सेबी, जैसे नाबार्ड। तो ये सब एग्जाम आपके लिए थोड़े इजी हो जाते हैं, थोड़े इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके प्लान बी के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको एक, समझ लो कि रेड कारपेट बिछा के भी दे देता है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद, एक दो बार साथ ही साथ दूसरे अटेम्प्ट के बाद, इनमें से कोई पेपर जरूर देना, अगर तुम इकोनॉमिक्स से हो या इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ आती है तो, ताकि तुम फिर इस रैट रेस या इस विशियस साइकिल ऑफ यूपीएससी से बाहर निकलो। और बहुत बड़ी जिंदगी है तुम्हारी, यूपीएससी को अपनी जिंदगी मत बनाओ। अगर हो गया वेल एंड गुड, 3 अटेम्प्ट के बाद निकलो बाहर, कुछ करो, बेहतर करो। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको ये समझाता है कि इकोनॉमी बहुत जरूरी है, जेब में पैसे होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप पहले पैसे कमाइए और फिर वापस आ जाइए। वापस आइए मतलब छोड़ छाड़ के मत आ जाना कि यार अब छोड़ के आ रहे हो अपना, नौकरी चाकरी छोड़ दिए, नहीं। एमबीए करो, एमए इकोनॉमिक्स करो, कोई और पेपर दो, अच्छा एग्जाम दो, एग्जाम निकालो, क्रैक करो, या प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करो, ताकि जेब में पैसा रहे। नहीं तो जो फ्रस्ट्रेशन रहेगी ना जिंदगी भर, कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, और हम 30 साल के हो गए या हम 32 के हो गए, 32 तक है ना शायद, जनरल की तो 32 तक होती है, हम फंस गए वहां पे, ना हम अपने आप को स्किल कर पाए, ना अब हमारे पास कोई यू यू नो है कुछ करने के लिए, कुछ बचता ही नहीं। तो उस रैट रेस से बाहर जरूर निकलो, उस मोह में, माया मोह में मत फंसो, उससे बाहर निकलने की ताकत रखो। 2 अटेम्प्ट के बाद इनमें से कोई एग्जाम दो, अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से हो तो, और अगर नहीं भी इकोनॉमिक्स ठीक ठाक समझ आती है तो भी दे सकते हो। हाँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से तो हम ये कहेंगे कि 2 अटेम्प्ट के बाद मास्टर्स कर लो, तो तुम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पूरा पढ़ेंगे ही। हम लोग का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस आईएएस से ओवरलैप करता है। ठीक है, पूरा ओवरलैप करता है एक्सेप्ट 10% पार्ट जो अलग से पढ़ना होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो तैयारी पूरी करो, मेहनत ईमानदारी से करो, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे हो तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी तुमसे ही है, हम तो तुम्हें देख नहीं रहे। ठीक है, तो तैयारी पूरी रखो, और उसके बाद रिजल्ट तक प्रोसेस अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन वो विशेष साइकिल में मत फंसना, बस मेरी एक ही गुजारिश। ठीक है, और बाकी बातें होते रहेंगी, अगर हम लोग किसी कोर्स में मिल गए तो, ऑप्शनल में मिल गए तो, या फिर हम लोग कोई जूम सेशन आगे भी करेंगे कि कैसे अपने प्रीलिम्स को थोड़ा और फाइन किया जाए। ठीक है, आई होप कि आज का जो सेशन रहा है आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, और थोड़ा समझदारी वाला काम करोगे आगे जाके, तुम लोग फंसोगे नहीं इन सब चीज़ों में। ठीक है, और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना पहला अटेम्प्ट देना।
गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू शिवम, थैंक यू अरूबा। और बाकी कोई दिक्कत है तो मेरा ग्रुप तो खुला ओपन ही रहता है, लिख दो कुछ भी, थोड़ा सा मान मर्यादा बना के लिखा करो का। और बाकी जो भी हेल्प चाहिए रहेगी वो मिल जाएगी। ठीक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। अच्छा, तुम लोग को कोई डाउट वाउट रहता है तो भी उस ग्रुप में डाल दिया करो। कुछ जो कॉमन डाउट्स होंगे उसके लिए हम एक जूम सेशन कर लेंगे, कि बहुत सारे बच्चों को एक जैसा डाउट आ रहा है, कॉन्सेप्ट में आ रहा हो या फैक्ट में आ रहा हो, तो एक साथ एक जूम सेशन कर लेंगे। क्योंकि अब प्रीलिम्स पास आने वाला है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एटलीस्ट प्रीलिम्स पार करें। ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, एग्जाम निकलता है तो कॉन्फिडेंस आता है, तो कॉन्फिडेंस बना रहे। बच्चों का कॉन्फिडेंस बड़ा जल्दी गिर भी जाता है, तो इसीलिए जितना मेरी तरफ से हो पाएगा आई विल डू। तो अगर कोई कॉमन डाउट्स आएगा तो आई विल टेक स्पेसिफिक जूम सेशन ऑन दोज डाउट्स। तो अपने ग्रुप का सही इस्तेमाल करो, डाउट्स पूछो, कॉमन डाउट्स का हम एक पीडीएफ बना के उसके ऊपर बात कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। और ये रिवाइज किसी ना किसी एक इकोनॉमिक सर्वे के समरी से पढ़ जरूर लेना। ठीक है, चैप्टर 1, 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, 8, 9। ओके, बाय बाय।